हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज के इस ऑनलाइन सीजन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत, या इसको शॉर्टकट में आपने सुना होगा वीबीटी। वीबीटी का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजकता आबंध सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है ना? तो आज हम लोग इसका पास्टुलेट देखेंगे कि इसकी खोज किसने की, कब की, और इसका मेन पास्टुलेट क्या है, उसको आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है ना? तो कॉपी और पेन उठा लीजिए, आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। चलिए अब हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए क्या होता है, क्या देखिए, संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? वीबीटी बोला जाता है। ठीक, अब देखिए इसकी खोज किसने की? इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम सन 1931 ईस्वी में पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन वैज्ञानिक ने किया था? पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। कब? सन 1931 ईस्वी में। फिर से सुनिए, ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1931 ईस्वी में पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है ना? इस सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित हैं, यानी कि इस सिद्धांत में उसने क्या बोला था, उसकी अवधारणा क्या थी, उसको अब हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक ना? देखिए इसकी जो पहली अवधारणा थी वो क्या है, हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहले इसकी जो अवधारणा थी, क्या बोल रहा है कि सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। यानी कि क्या बोला जा रहा है? सर्वप्रथम जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो अपनी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, और इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो धन आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे मान लीजिए Fe है। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई कॉम्प्लेक्स ही ले रहे हैं, जैसे FeCl का यहाँ पे मान लीजिए 6 है। ठीक है ना? FeCl का 6 है, या फिर यहाँ पे K4 है, K4 FeCl का 6 है। जैसे ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उप सहसंयोजन यौगिक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि सर्वप्रथम ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है ये क्या करेगा? अपनी उप सहसंयोजन अपनी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर, इसकी अगर हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस में 2। यहाँ पे जो Fe की ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो कितनी आएगी? प्लस में 2। अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने में दिक्कत हो रही है तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर समस्या हो रही है, दिक्कत हो रही है ऑक्सीकरण संख्या निकालने में या फिर IUPAC नाम करने में, तो इसके पिछले वाला जो क्लास है वहां पे प्लेलिस्ट में बनी हुई है, आप लोग जाकर के उसको देख लीजिए, और साथ साथ आप लोग नोट्स जरूर से जरूर बना लिया करिए। ठीक है, आ जाइए अब अपनी टॉपिक पर। क्या है इसमें, क्या बोल रहा है? सबसे पहले जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो अपनी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, और इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो प्लस 2 आएगा, यानी कि Fe सर्वप्रथम अपनी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर यानी Fe2+ में पहले क्या करेगा? कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखना है, हम लोगों को लिखना है Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए प्लस का मतलब क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, जितना प्लस का चार्ज होता है इस पे इतना ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जैसे यहाँ पे Fe पर 2+ का चार्ज है, मतलब हम लोग Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, और Fe के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इसका पहला पास्टुलेट था कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा वो अपनी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब आ जाइए, अब दूसरा इसका पास्टुलेट देखते हैं। देखिए दूसरा पास्टुलेट इसका क्या बोला जा रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु उप सहसंयोजन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक बनाते हैं। जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं कि जो लिगेंड होते हैं उसके लिए रिक्त ऑर्बिटल प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि देखिए लिगेंड के पास क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं यानी केंद्रीय धातु परमाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं? रिक्त ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाते हैं। उसी में ये क्या करते हैं, और आप जानते हैं जो लिगेंड होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है।
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और यानी कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सेंट्रल मेटल एटम के पास रिक्त ऑर्बिटल होना चाहिए उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, रखने के लिए। तो दूसरे पोस्टुलेट में यही बोला गया है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो क्या करता है, ऑक्सीकरण संख्या के बराबर, या सॉरी वो क्या करता है, अपनी उप सहसंयोजन संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन रिक्त ऑर्बिटल जो है कि प्रोवाइड करवाता है, यानी कि रिक्त ऑर्बिटल जो है कि बनाता है। ये था केंद्रीय धातु परमाणु उप सहसंयोजन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक बनाते, ये इसका दूसरा पोस्टुलेट था। बात समझ में आ गई? इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम लोग तीसरे पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अब इसका अगला पोस्टुलेट देखते हैं। अगला पोस्टुलेट इसका क्या है, क्या कह रहा है, केंद्रीय धातु परमाणु, क्या कह रहा है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के ये रिक्त कक्षक संकरित होकर समान ऊर्जा के नए कक्षक बनाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो रिक्त डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है कौन, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु, उनके ये जो रिक्त डी का ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में संकरण में पार्टिसिपेट करते हैं, आपस में संकरित हो जाते हैं, संकरित हो करके उतने ही ऊर्जा के नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि जो रिक्त डी कक्षक होते हैं जिसको केंद्रीय धातु परमाणु जो है प्रोवाइड करवाता है, वो जो रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में ओवरलैप, वो आपस में क्या करते हैं, यानी कि आपस में संकरित हो जाते हैं, संकरित होकर के समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर देते हैं, नए कक्षक का निर्माण कर लेते हैं। बात समझ में आ गई ना? ये इसका तीसरा पोस्टुलेट है। अब अगला पोस्टुलेट क्या बोला जा रहा है, संकरण में भाग लेने वाले डी कक्षक अंदर, सॉरी यहां पे क्या रहेगा, अंदर, क्या रहेगा, अंदर के अर्थात n-1d या बाह्यतम n-d कक्षक हो सकते हैं। यानी जो संकरण में भाग लेने वाले डी कक्षक होंगे या तो आंतरिक डी कक्षक होंगे अर्थात n-1d कक्षक होंगे, या तो बाह्यतम डी कक्षक होंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, n-d कक्षक बोलते हैं। देखिए जो डी ऑर्बिटल में यानी कि अगर ऑक्टाहेड्रल है तो वहां पे दो ही टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, यानी पाया जाएगा। यहाँ पे एक तो हो जाएगा sp3d2, दूसरा क्या होगा d2sp3। अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो वहां पे दो टाइप के जो हाइब्रिडाइजेशन है वो पाए जाते हैं। पहला क्या होता है sp3d2, दूसरा क्या होता है d2sp3। sp3d2 में जो है जो d ऑर्बिटल है ये बाह्यतम d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, लेकिन d2sp3 में जो d ऑर्बिटल होता है वो अंदर के d ऑर्बिटल जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखिए इसका अगला पोस्टुलेट, यदि अंदर वाले डी कक्षक भाग लेते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। यानी कि क्या बोल रहा है, अगर अंदर वाले डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, कम होगी। ठीक, अयुग्मित यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, तब ये निम्न चक्रण प्रदर्शित करेंगे। ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि यदि अंदर वाले डी कक्षक पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तब वहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने के कारण ये निम्न चक्रण प्रदर्शित करेगा। बात समझ में आ गई? और आगे देखिए इसमें क्या बोला गया है, तब यह निम्न चक्रण प्रदर्शित करेगा। लेकिन जब बाह्यतम का डी कक्षक भाग लेता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, तब यह उच्च चक्रण प्रदर्शित करेगा। यानी कि जब बाह्यतम का डी कक्षक पार्टिसिपेट करेगा, भाग लेगा, तब वहां पे जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संख्या यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने के कारण ये उच्च चक्रण को प्रदर्शित करेगा। देखिए जो चक्रण होता है वह डिपेंड करता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। जितना ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा उतना ही ज्यादा वो चक्रण रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि प्रदर्शित करेगा। ठीक ना? तो ये था इसका अगला पोस्टुलेट, यानी 5 पोस्टुलेट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगले पोस्टुलेट की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अब इसका अगला पोस्टुलेट क्या है। अगला पोस्टुलेट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यदि लिगेंड प्रबल है तो, यदि लिगेंड प्रबल है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देते हैं। देखिए लिगेंड भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रबल लिगेंड, एक होते हैं दुर्बल लिगेंड। प्रबल का मतलब यहाँ पे क्या है,
प्रबल का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो जितनी आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो लिगेंड जितनी आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वह उतना ही ज्यादा प्रबल लिगेंड होगा। यानी कि जो जितना ज्यादा, जितना अधिक और जितनी आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करता है, डोनेट करता है, दान करता है, वह उतना ही ज्यादा क्या होता है, प्रबल लिगेंड होता है। लेकिन दूसरा क्या होता है, दुर्बल लिगेंड, जो आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, वो क्या कहलाता है, दुर्बल लिगेंड कहलाता है। बात समझ में आ गई। तो प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड का मतलब क्या है? प्रबल का मतलब ये है कि वह बहुत आसानी से क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है केंद्रीय धातु परमाणु को। लेकिन दुर्बल का मतलब ये होता है कि वो आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट नहीं करता है केंद्रीय धातु परमाणु को, तब उसको क्या बोलते हैं, दुर्बल लिगेंड बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो इसमें बोला गया है, जो पहली पॉइंट है कि यदि लिगेंड कैसा हो, यदि लिगेंड कैसा हो, प्रबल हो, तो क्या करेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देगा, तथा यदि लिगेंड दुर्बल हो तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं कर पाएगा। यही दोनों पास्टुलेट में बोला गया है। ठीक है ना। देख लेते हैं हम लोग इसका पास्टुलेट। देखिए पहला तो समझ में आ गया। देखिए इसका जो क्रम होता है, जो प्रबल लिगेंड होते हैं, इसमें जो क्रम होता है ये होता है, जैसे NCS माइनस है, उसके बाद फिर PY है, इसके बाद NH3 है, उसके बाद EN है, NO2 माइनस है, Cl माइनस है, उसके बाद फिर CO माइनस है। यानी कि जो सबसे प्रबल लिगेंड होगा वो कौन होगा, CO होगा। और इसमें जो सबसे दुर्बल होगा, इसमें हम बात कर रहे हैं, जो सबसे कम यानी कि दुर्बल होगा वो, या फिर जिसकी प्रबलता का क्रम सबसे कम होगा, वो क्या हो जाएगा, NCS माइनस हो जाएगा। बात में आ गया ना। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, CO होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा, यानी कि प्रबल लिगेंड कौन होगा, CO होगा। और इसमें से जो सबसे कम प्रबल होगा वो कौन होगा, NCS माइनस हो गया। ठीक है ना। तो यानी कि ये सब लिगेंड अगर कहीं पे दिखेंगे किसी भी कंपाउंड में, तो जो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको ये क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे, यानी कि दबा देंगे। तो जो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, युग्मित हो जाते हैं। बात समझ में आ गई ना। अब अगली पॉइंट देखिए, यदि दुर्बल लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं कर पाते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि दुर्बल लिगेंड है तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर प्रबल लिगेंड है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देता है। लेकिन ये दुर्बल लिगेंड अगर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं कर पाएगा, यानी पेयर इलेक्ट्रॉन को नहीं कर पाएगा। जैसे देखिए इसका क्रम क्या है, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, NO3 माइनस, F माइनस, OS माइनस, C2O4 माइनस, इसके बाद फिर H2O माइनस। यानी जो सबसे दुर्बल लिगेंड होगा वो कौन होगा, H2O होगा। और इसमें जो प्रबल होगा, यानी कि जो दुर्बल का जो क्रम है वो सबसे कम कौन होगा, I माइनस, और सबसे ज्यादा जो दुर्बल होगा वो कौन होगा, H2O होगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये था इसका अगला पास्टुलेट कि अगर प्रबल लिगेंड है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा। लेकिन अगर दुर्बल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाएगा। ठीक, इसको आप नोट करिए। इसके बाद फिर अगले पास्टुलेट की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। देखिए इसका अगला पास्टुलेट क्या है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्टुलेट है। ये क्या कहता है कि यदि संकुल यौगिक में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो यह अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। मतलब कि अगर जो कंपाउंड है उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसमें अगर एक या एक से अधिक, यानी कि इतना जो पास्टुलेट है, इसको पास्टुलेट को यानी कि अप्लाई करने के बाद अगर एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह जाता है, क्या बोल रहा है, यदि एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो यह अनुचुंबकीय होगा। यदि एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो यह क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। तथा यदि कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यह प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए जैसे यहां पे देखिए, जैसे मान लीजिए यही डी ऑर्बिटल है। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए इसमें अगर हमको भरना हो गया मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन इसमें हमने भर दिया। अब इसमें देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कितने हो जाएंगे, एक यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अयुग्मित का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिसको अगर हम यानी कि इसमें ऐड कर दें तो सभी यानी कि सभी युग्मित हो जाएंगे। युग्मित का मतलब जोड़ा होता है, सभी जोड़े में हो जाएंगे।
तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, एक यहाँ पे हमको भरना पड़ेगा तब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक यहाँ पे भरना पड़ेगा तब 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक यहाँ पे भरना पड़ेगा तब 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक यहाँ पे भरना पड़ेगा तब 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और एक यहाँ पे भरना पड़ेगा तब जाकर के ये 2 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर ये ऐसा है तब इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अब इसमें 4 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिक्त ऑर्बिटल है। आयुग्मित मतलब कितने इलेक्ट्रॉन अगर हम एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरें तो क्या हो जाए, वो जोड़े में हो जाए, इसमें तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा, तो ये आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें तो 0 है। बात समझ में आ गया ना, तो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन अब इसमें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम ऐसा करें, अब मान लीजिए यहाँ पे अब आयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, और युग्मित कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे हमने भर दिया, अब आयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हुआ, और युग्मित कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। आप अगला यहाँ पे भर सकते हैं, यहाँ भर सकते हैं, यहाँ पे भर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर एक भी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक भी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अनुचुंबकीय हो जाएगी। अगर एक भी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो प्रकृति हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, अनुचुंबकीय हो जाएगी। लेकिन अगर एक भी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना, यानी कि अगर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। लेकिन अगर एक भी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक होगा, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। इसमें अच्छा एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें कंफ्यूजन बहुत करता है। जैसे देखिए, हिंदी में जानना है अगर आपको कि अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय, तो सीधा सीधा मतलब ये है, अनुचुंबकीय में आ यानी कि अनुचुंबकीय और आयुग्मित, आयुग्मित में पहले आ रहा है और अनुचुंबकीय में भी पहले आ रहा है। मतलब कि अगर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो ये हम लोग क्या बोल देंगे, यानी कि आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अनुचुंबकीय बोल देंगे। बात समझ में आ गई ना। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। अगर एक भी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रतिचुंबकीय बोल देंगे। उसी तरीके से इंग्लिश में भी एक ट्रिक है, अगर डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक कब होगा, जब सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। डाया मतलब क्या होता है, 2, डाया मतलब क्या होता है, 2। अगर सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे तब इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। डाया मतलब यहाँ पे 2 है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं, अगर सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है तब इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। तो ये था आज के क्लास में वीबीटी के बारे में हम लोग पढ़े, इसके पास्टुलेट के बारे में पढ़े। अब हम लोग आज की क्लास जो है कि यहीं पे एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करेंगे कि कैसे इसमें अप्लाई किया जाता है, जैसे हम लोग इसकी सहायता से क्या क्या निकाल सकते हैं, इसकी जैसे इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ठीक ना, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इसमें, ठीक, और यहाँ पे अंदर वाला डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है कि बाहर वाला डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, ये सब टॉपिक जो है कि हम अब अगले क्लास में जो है कि कवर करने वाले हैं। आज वीबीटी का बेसिक था, इसका पास्टुलेट था। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जहाँ भी रहिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।